हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के जैक बोर्ड के द्वारा दिए गए जो मॉडल सेट है, हम लोग आज मॉडल सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 12, मॉडल सेट 2। ठीक है, चलिए जैक बोर्ड के द्वारा दिया गया मॉडल सेट को तो सबसे पहले हम ऊपर में लिख देते हैं, जिससे आपको थोड़ा ध्यान में रहे। जैक, जो कि आपका एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में 2021 में आपका होने वाला है, जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो 21-22 इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका आधा एग्जाम दिसंबर में, मतलब 21 में, और फिर आधा आपका 22 में होगा। ठीक है, चलिए तो मॉडल सेट हम 2 का बात करेंगे आज। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें आपके जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि मॉर्गन ने निम्न में से किस पर कार्य किए थे। तो आपको बता दे, मॉर्गन ने जो अपना स्टडी किया था, अपना जो प्रयोग किया था, अपना प्रयोग को जिस पर सिद्ध किया था, वो था फ्रूट फ्लाई। तो आम शब्द में आपको बोले तो उसे कहते हैं ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला आमतौर पर आपको इस तरह समझाते हैं। अगर आप घर में नींबू काट के अगर रखते हैं, या कोई फल या कोई भी फल काट कर रखते हैं, तो देखिएगा कि उस फल के ऊपर, कटे हुए फल के ऊपर आधे घंटे के या 1 घंटे के अंदर में छोटी छोटी मक्खियां आके बैठ जाती है। उसी मक्खियां को कहा, छोटी छोटी मक्खियां, बड़ी नहीं, घरेलू मक्खी नहीं, एक छोटी छोटी मक्खियां आती है, उसी मक्खियां को कहते हैं फ्रूट फ्लाई। ठीक है, या उसी को कहते हैं ड्रोसोफिला। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफिला पर ही अपना प्रयोग को सिद्ध किया था, उसी पर अपना ये उन्होंने काम किया था। तो आपको ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में फ्रूट फ्लाई दिया, ऑप्शन बी में हाउस फ्लाई दिया है, ऑप्शन सी में दिया है मधुमक्खी, ऑप्शन डी में ड्रैगन फ्लाई। तो आपको पहले भी बता दिए कि इन्होंने जो अपना स्टडी किया था वो किस पर किया था, ड्रोसोफिला पर। तो ड्रोसोफिला को ही कहते हैं फ्रूट फ्लाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रूट फ्लाई आपका आंसर हो जाएगा, फल मक्खी। तो ऑप्शन नंबर ए इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि स्त्रियों में प्राथमिक लैंगिक अंग निम्न में से कौन है। हम अपने बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि आपके क्लास में हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आपको हम बताए थे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इनको समझने के लिए 2 भाग में बांटा गया। हम आपको बताए थे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मतलब जो जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको आप जनन अंग कहते हैं, आपको बताए थे कि जनन अंग को जो है 2 भाग में बांटा गया है ना। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको बोले थे प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, और दूसरा नंबर था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसको कहते हैं द्वितीयक जनन अंग। चलिए हम पहले इन दोनों को आपको समझा देते हैं कि पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। इन दोनों का आप समझ लीजिएगा ना, तो फिर आपको भूलने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपको एग्जाम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ना पूछ के सेकेंडरी पूछ दे, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देंगे, ताकि वो क्वेश्चन या अगर इनसे जुड़ी है तो इससे भी पूछ सकता है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बोले क्या कि प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, उसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग क्या है, तो क्या बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि ऐसी जनन अंग, जरा ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी जनन अंग जो युग्मक का निर्माण करती है। जरा ध्यान दीजिएगा,
कहते हैं कि प्राइमरी सेक्स प्राथमिक जनन अंग में क्या बोलेंगे कि ऐसी जनन अंग जो युग्मक का निर्माण करती है, ध्यान दीजिएगा, जो युग्मक का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। आपको इस तरह से बोले, लेकिन इससे और जुड़ी सवाल हो सकती हैं। इस तरह से बोले ऐसी जनन अंग जो युग्मक एवं हार्मोन का निर्माण करती है, मतलब युग्मक का भी निर्माण करता है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। वही बोले आपको कि ऐसी जनन अंग जो युग्मक एवं हार्मोन का स्राव करती है, तो बोल सकते हैं कि ऐसी जनन अंग जो युग्मक एवं हार्मोन का निर्माण करती है उसे प्राइमरी जनन अंग या तो उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम थोड़ी सी बात समझना चाहेंगे। पुरुष में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, हम बता रहे हैं आपको, और फिर महिलाएं में मतलब स्त्री में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं। जाइए जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम जो पुरुष का बात करेंगे, हम जब मेल का बात करेंगे जिसको नर बोलते हैं, तो नर में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, नर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो ये है ब्रीसन, जिसको आप अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल में यानी मादा में, ध्यान दीजिए, मादा में कौन है, तो अंडाशय, जिसको आप अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। ठीक है, आइए जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो नर में वो क्या हो गया, ब्रीसन, जिसको आप कहते हैं टेस्टिस, है ना। तो टेस्टिस जो हो गया, तो टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, तो टेस्टिस निर्माण होता है इसी में शुक्राणु का, और इसी ब्रीसन में फिर निर्माण होगा एंड्रोजन का निर्माण होगा, फिर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होगा। ठीक है, और फीमेल में जो देखिए, फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो अंडाशय, और अंडाशय के अंदर में किसका निर्माण होगा, तो इसी में जो है मादा युग्मक, मतलब इसी में है जो है, इसी में जो है युग्मक का निर्माण होगा। कौन सा युग्मक होगा, तो इसी में अंडाणु का निर्माण होगा, इसी में अंडाणु का निर्माण होगा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो दोनों उसका निर्माण होगा। तो ब्रीसन में क्या बनेंगे, शुक्राणु, इसी को कहते हैं, शुक्राणु को ही बोले नर युग्मक। ठीक है, मेल गैमेट जिसको बोले, अंडाणु को क्या बोले, मादा युग्मक। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं फीमेल गैमेट। चलिए देखिए, वही बोले आपको कि ऐसी जनन अंग जो युग्मक का निर्माण करती है उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत में नर में आता है ब्रीसन, और मादा में यानी स्त्री में आता है अंडाशय, जिसे ओवरी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आम शब्दों में आप लोगों को ये समझा दिए। आपको आगे जो इससे क्वेश्चन जुड़ी बन सकती है वो आप सॉल्व कर लेंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका जो सवाल पूछा गया था कि स्त्री में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो स्त्री में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो ये अंडाशय है। देखते हैं आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में टेस्टिस ब्रीसन, तो सबसे पहले बता दें स्त्री में तो ब्रीसन होता ही नहीं है। ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, जी फैलोपियन ट्यूब होती है, लेकिन ये उनके ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। अगला सी नंबर फिमरी यानी झिल्री, तो ये भी नहीं है। अगला ओवरी अंडाशय, ये अंडाशय जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत में आता है। और आपका 2 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा। आपका जो 2 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर जब ला दिए आप लोगों को कि ये आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जब यहाँ बता दिए, तो आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी थोड़ा बता ही देते हैं, जिससे आपको अगर इससे जुड़ी जो क्वेश्चन अगर आ सकती है तो वो क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आपको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बता दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको थोड़ा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में थोड़ा बात कर देते हैं, जिनसे आपको इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगा और इससे सवाल जुड़ी वो आप बना पाएंगे। देखिए, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या बोलेंगे कि द्वितीय जनन में कि ऐसी जनन अंग जो युग्मक का निर्माण नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी जनन अंग जो युग्मक का निर्माण नहीं करती है लेकिन जनन के लिए अति आवश्यक है। अगर ये द्वितीय जनन अंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं रहा तो फिर जो है युग्मक बन जाए भले, लेकिन जो है छोटे बच्चे का जन्म नहीं होगा, क्योंकि इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर इनकी उपस्थिति अगर नहीं है तो जनन संपन्न नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? तो आपको वही बोलेंगे द्वितीय जनन, तो वही बोले आपको कि ऐसी जनन अंग जो युग्मक का निर्माण नहीं करती है लेकिन जनन के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए आइए देखिए, तो जैसे आपको बता देते हैं,
नर में, यानी क्या लड़का में। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है इसी को कहते हैं शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जिसको आप बोलते हैं पेनिस, पेनिस जिससे भी बोलते हैं इसको, है ना। इसके अलावा और भी आएगा, तो और भी इस तरह से बहुत सारे अर्धविलिसन आ जाएंगे, बहुत सारे हैं जो इनके अंतर्गत में आते हैं। हाँ, तो ये शुक्र वाहिनी हो गया, पेनिस, सब क्या हो गया, द्वितीय जनन अंग है, ठीक है। चलिए देखिए, अब मादा में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो मादा में क्या होगा, तो अंडवाहिनी, जिसको अंग्रेजी में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा जो है वेजाइना, जिसको योनि कहते हैं, वेजाइना। चलिए, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता 2 नंबर कौन सा डी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जरा। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं गर्भाशय की गुहा निम्न में से किस प्रकार के स्तरित होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गर्भाशय का गुहा का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। देखिए, हम यहाँ पर मादा जनन अंग का एक छोटा सा चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पर हम जो है इनको बना दिए, चलिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये गर्भाशय है, जिसको आप यूट्रस कहते हैं, यूटेरस, ठीक है। तो ये जो यूट्रस जिसको गर्भाशय कहते हैं, तो सवाल में आपको दिया गया है कि गर्भाशय का जो गर्भाशय की जो गुहा है, गुहा मतलब ये कैविटी जो है, ये अंदर वाला भाग जो है, तो ये किससे ये मतलब स्तरित, मतलब किनसे ढकी हुई रहती है। वही सवाल में आपको कहा गया है कि गर्भाशय की गुहा मतलब इसकी कैविटी, अंदर वाला भाग जो गुहा है, जिस खाली जगह है, तो वो जो अंदर से जो कवर्ड है, ये अंदर से या कि किन से कवर्ड है, आखिर वो स्तर का नाम। वही सवाल क्या है कि गर्भाशय की गुहा निम्न में से किस उत्तक से स्तरित होती है, किन से स्तरित होती है। तो आपको हम साफ शब्दों में थोड़ी बोल देती है, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ये जो गर्भाशय जो है, इनके बाहर वाले को पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं बाह्य भित्ति, ठीक है। अब अंदर में देखिए एक हम दीवार बना दिए, एक अंदर अपर में, यहां अंदर में देखिए इस तरह का दीवार बना दी, देखिए सब में चारों तरफ से ना। तो ये जो अंदर वाली अब जो दीवार हो गया, इनको दर्शा देते हैं। अंदर वाली जो ये वाला दीवार, ये वाला दीवार हो गया तो पेरीमेट्रियम, और जब ये अंदर वाला दीवार बना देते हैं तो अंदर वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है। इसी को मध्य भित्ति कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मध्य भित्ति, ठीक है। अब इसके अंदर में देखिए इस तरह का झालर तरह का बना हुआ रहता है, इस तरह का एकदम जो है पतली सी, पूरा रक्त से पूरा एकदम भरा पड़ा रहता है, ये एकदम इस तरह का बना हुआ है। देखिए जरा सा, तो ये जो अंदर वाला जो ये स्तरित है, इसी का नाम है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इसी को कहते हैं अंतःभित्ति, ठीक है। इसी को इंडोमेट्रियम, इसी को अंतःभित्ति कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो वही कह रहा है आपको सवाल में कि गर्भाशय की गुहा निम्न में से किस प्रकार के उत्तक से स्तरित होते हैं। तो ये अंदर वाला जो दीवार है वो इंडोमेट्रियम से स्तरित, इसको अंतःस्तर या अंतःभित्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, ये इंडोमेट्रियम से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा सवाल देख लो क्या है। 4 नंबर में सवाल में आपको क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा।
4 नंबर में कहता है कि वह संरचना, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वह संरचना जिसे द्वितीयक अंड झिल्ली भी कहती है। तो हम आपको बता दें कि जोना पेलुसिडा जो है, जोना पेलुसिडा को जो है द्वितीयक अंड झिल्ली भी कहते हैं। किसको? तो जोना पेलुसिडा को द्वितीयक अंड झिल्ली भी कहते हैं। मतलब ये बोला, देखिए ये अंडाणु है, ठीक है। तो अंडाणु के बाद जो दीवार रहते हैं, ये अंडाणु हो गया, इसके बाद वाले जो दीवार रहता है ये, इसी दीवार का नाम है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसी जोना पेलुसिडा, वही कह रहा है आपको सवाल में कि वह संरचना जिसे द्वितीयक अंड झिल्ली भी कहते हैं, झिल्ली भी कहलाती है। तो अंडाणु के बाद वाला अंडाणु, जो अंडाणु को जो ढकी रहती है, जो झिल्ली, अंडाणु को जो दूसरी झिल्ली ढकी रहती है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इसी को कहते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो 4 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ग्राफी पुटक से एक परिपक्व अंडाणु का मोचन क्या कहलाती है। आपको थोड़ा सा हमको यहाँ पर जो है समझाना पड़ेगा, तब आपका क्लियर होगा ये चीजें, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम आप लोगों को जब आप लोगों को हम अगला वीडियो आप जब पढ़ा चुके थे तो वहां पर आपको इस तरह का जो है चित्र हम आपको बना के बताए थे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो है छोटा छोटा बना हुआ रहता था, तो उसके बाद प्राइमरी हो गया, उसके बाद सेकेंडरी हो गया, फिर टर्सरी हो गया, यहाँ पर था ग्राफियन फॉलिकल, है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में क्या था? अंडाणु हो गया, है ना। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल में अंडाणु जब परिपक्व हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, इसके ग्राफियन फॉलिकल फटेंगे तो अंडाणु निकलेगा, उसके बाद ये अंडाशय भी फटेंगे, और ये अंडाशय फटेगा तब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से अंडाणु जो है ये बाहर निकल जाएंगे, ये अंडाणु बाहर निकला। हाँ, तो यहां पर कह रहा है कि ग्राफियन पुटक से, तो याद रखिए ग्राफियन पुटक से जब अंडाणु बाहर निकलते हैं तो उस क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं या अंडोत्सर्ग कहते हैं। चाहे वो ग्राफियन पुटक से हो या तो फिर अंडाशय से, उसको कहा जाता है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। वही सवाल में कहता है कि ग्राफियन पुटक से एक परिपक्व अंडाणु का मोचन क्या कहलाता है। मतलब उनसे जब ये निकल जाना तो मतलब इनसे जब बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकल जाएगा तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है शुक्रजनन, ऑप्शन बी में अंडजनन, ऑप्शन सी में अंडोत्सर्ग और ऑप्शन डी में दिया है विनिषेचन, ठीक है। तो आपको बता दें 5 नंबर का आंसर सी होगा। 5 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा, और वो क्या है? अंडोत्सर्ग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में जरा ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में क्या कहते हैं कि 6 नंबर को निषेचन की प्रक्रिया निम्न में से कहां पर संपन्न होती है। आपको हम यहां पर जो सवाल बोल रहे हैं एक बार फिर से पुनः रिपीट कर देते हैं, जिनसे आपको ये सवाल ध्यान से सुनने पाए। हम कह रहे हैं आपको कि सवाल है आपका कि निषेचन की प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, निषेचन का मतलब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। सवाल ध्यान दीजिएगा कि निषेचन की प्रक्रिया निम्न में से कहां पर संपन्न होती है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये जो है यही भाग है फेलोपियन ट्यूब, आपको दिखा रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। फेलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। आइए ध्यान दीजिए, तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मतलब निषेचन की क्रिया जो है वो कहां पर होती है? तो वो होता है अंडवाहिनी में। कहां होता है? अंडवाहिनी में। ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहां होगा? अंडवाहिनी में होगा, ठीक है। अब अंडवाहिनी में कहां होगा? तो इनकी भी एक जगह होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं इस्थेमस, आई, और ये वाला भाग को एम्पुला कहते हैं, ठीक है। यहां जो पार्ट हुआ इसको क्या बोले? इस्थेमस, और इसको क्या बोले? एम्पुला, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इस्थेमस और एम्पुला के बीच में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है।
जो इस्थेमस और एम्पुला, इन्हीं के बीच में शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, संलयन। ये शुक्राणु हो गया और ये अंडाणु हो गया, दोनों आपस में संलयन हो गया, है ना, शुक्राणु में संलयन होगा। तो इस्थेमस और एम्पुला के बीच में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। तो पहले तो इतना गहराई में आपको पूछा नहीं जाएगा, केवल आपको ये दिया रहता है कि निषेचन की क्रिया कहां होता है, तो वो डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आपका ऑप्शन में रहेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं रहे तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इस्थेमस और एम्पुला के बीच, ये रहेगा, ठीक है, इस्थेमस और एम्पुला के बीच। अब यहां पर इसका ऑप्शन सुन लेते हैं, देखते हैं क्या यहां पर है ऑप्शन। तो यहां पर ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन ए में दिया अंडाशय। तो अंडाशय तो हो गया यहां पर ये वाला पार्ट, इनसे जो जुड़ा हुआ रहता है गोलाकार, ये इसमें ये अंडाशय हो गया। तो अंडाशय में तो निषेचन होता नहीं है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला यूट्रस, बच्चा वाली, इसके अंदर में नहीं, यूट्रस के अंदर में जो है शुक्राणु अंडाणु का संलयन नहीं होता है, मतलब यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं होता। अगर मिल भी जाए तो निषेचन नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला दिया है संकीर्तन, कहता इस्थेमस में, यहां पर आप बोल रहे हैं आपको इस्थेमस में होता है, यहां पर ऑप्शन डी में दिया एम्पुला में। अब देखिए यहां पर तो फंसा दिया आपको, इस्थेमस और एम्पुला के बीच होना चाहिए, लेकिन यहां पर दे दिया है इस्थेमस और एम्पुला। ऑप्शन आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे, तो देखिए इसका सही ऑप्शन ये नहीं है यहाँ पर जो आपको दिया गया है, हाँ, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देते, मार दीजिए, लेकिन इसका ऑप्शन जो सही आंसर होना चाहिए वो फैलोपियन अंडवाहिनी देना चाहिए, या तो फिर उसको कहा जाना चाहिए इस्थेमस और एम्पुला के बीच में, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो फिर भी इसमें आपको अगर मारना रहे तो हम इनमें से आपको ऑप्शन बोल रहे हैं सी नंबर इस्थेमस होगा। इसको ये मान लेते हैं यहाँ पर ही होंगे, इस्थेमस के पास ही होगा, यहीं पर होगा, इसको यही मान लेते हैं, एम्पुला के बीच में नहीं, इस्थेमस के पास, ठीक है। चलिए, जबकि इसका आंसर ओरिजिनल जो सही आंसर होने, करेक्ट आंसर होगा ये दोनों के बीच में होगा, या तो फिर ऑप्शन में अंडवाहिनी लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए तो आपको बता दें 6 नंबर का जो आंसर होगा सी, 6 नंबर का आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा सी। चलिए इस्थेमस। चलिए अब हम जरा मिटका लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर में क्या कहता है, अपरा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को समझिएगा। कहते हैं कि अपरा निम्न में से किन किन कार्यों में मदद करती है। आपको कहा जा रहा है कि अपरा निम्न में से किन किन कार्यों में मदद करती है। ऑप्शन ए में दिया है कि भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति, जी बिल्कुल, अपरा क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो मां के पेट में जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसको ऑक्सीजन भी देता है और पोषण की आपूर्ति भी करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासन करता है, जी बिल्कुल। तो भ्रूण जो है मां के जब पेट में रहते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उधर से वापस आएगा, साथ ही साथ उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे वो जो है प्लेसेंटा के द्वारा वो मां के शरीर में जाती है, जी बिल्कुल, ये भी सही है। ऑप्शन सी में कहता है हार्मोन को उत्पन्न, जी बिल्कुल। तो कहता है क्या कि प्लेसेंटा भी हार्मोन का निर्माण करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि हार्मोन का उत्पादन ये स्रावन, जी बिल्कुल करता है। ऑप्शन डी में कहता है ऑल ऑफ दिस, कहते हैं सभी, तो बिल्कुल दिस नहीं दीज, तो ऑल ऑफ दीज, तो सभी, मतलब यहाँ पर तो जितने भी ऑप्शन दिए वो सभी के सभी सही है। तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे डी, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि कोलेस्ट्रॉम यानी पीयूष है, कोलेस्ट्रॉम को हिंदी में पीयूष बोला गया, तो कोलेस्ट्रॉम को ऐसे कोलेस्ट्रॉम ही बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉम है क्या, तो आपको बता दें, कोलेस्ट्रॉम जो है मां के द्वारा, जब छोटा बच्चा जन्म होता है, प्रसरव होता है, पार्ट्यूलेशन जब होते हैं, प्रसरव के बाद जो है, प्रसरव के बाद जब प्रथम बार मां के स्तन से गाढ़े पीले रंग के जो दूध निकलेंगे, उसी दूध को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम। खासकर हम कोई भी क्या कहते हैं, अच्छी तरह समझने का एक सुंदर सा उदाहरण है, जब कोई गौ, मतलब हम गाय का बात कर रहे हैं, जब कोई गाय जब बछड़े को जन्म देती है, तो बछड़े के जन्म देने के बाद देखिएगा कि उनके स्तन से दूध को निकाला जाता है और वो पूरा गाढ़ा पीला रंग का दूध होता है, जिनमें से हम आपको बता दें उनकी थोड़ी मात्रा जो है उनके बछड़े को पिलाया जाता है, क्योंकि ऐसे वो ज्यादा पी लेंगे तो फिर उनका पाचन वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन
उनको पिलाना बहुत जरूरी है, थोड़ा ही थोड़ा लेकिन उसको पिलाना, क्योंकि वो बच्चे की जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए है वो, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और वो कम बीमार पड़ते हैं। ठीक उसी तरह तो आपको बता दें, ठीक उसी तरह जब कोई महिला छोटे बच्चों को जन्म देती है तो जन्म देने की कुछ समय बाद उनके स्तन से गाढ़े पीले रंग के दूध निकलते हैं और उसी दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, और वो कोलेस्ट्रॉम जो है वो प्रथम मादा के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध होती है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए में कहता है मां के द्वारा स्रावित दूध। मां से स्रावित बहुत सारे दूध होते हैं, लेकिन वो मां के द्वारा स्रावित जो दूध होती है वो जन्म से के समय भी होता है, बाद में भी होती है। ठीक है, मां के दूध में उपस्थित एक प्रतिरक्षी है, ये कह रहे हैं। ऑप्शन सी में कहते हैं, ऑप्शन सी में मां का प्रथम दूध, जी राइट, मां का प्रथम दूध। ऑप्शन डी भी सुन लेते हैं, कहते हैं नवजात शिशु के लिए प्रस्तावित एक प्रकार का टीका। जी बिल्कुल नहीं, तो ये मां का प्रथम दूध है, मतलब 8 का सी नंबर आंसर होगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आशा करता आप सभी को पसंद आ रहा होगा, समझ रहे होंगे। लाइक कीजिए, जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल, आप चाहे आप भी अपने कर रहे हैं, इनके साथ साथ जो है और जो अपने दोस्त यार हैं उनको भी जरूर से जरूर इसको सेंड करें। एक जरूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। आपके एग्जाम से पहले तक जितनी भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए संभव हो सके उन सब को अपलोड करते जाएंगे। हाँ, एक बात जरूरी, थोड़ी बिजी हो जाने की वजह से हम आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें आपके एग्जाम से पहले आपकी सारी टोटल मॉडल सेट ये, और आपको बता दें आपके एग्जाम से 4-7 दिन पहले आपको जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको अपलोड कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते हैं एसटीडी का पूरा नाम, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं एसटीडी का पूरा नाम क्या है, तो एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ध्यान दीजिए, क्या नाम है इसका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, हिंदी में कहते हैं यौन संचारित रोग। क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग, इसी कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑप्शन बी में सेक्स रिलेटेड ट्रांसफर्ड डिजीज। इतना पढ़ के फायदा नहीं, ऑप्शन नंबर ए में ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बात करके फायदा नहीं है ज्यादा पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टीकाकरण निम्न में से किसका उदाहरण है, तो टीकाकरण उदाहरण है सक्रिय प्रतिरक्षा का, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी है ये। ठीक है, जो ये वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, ये क्या है, तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा है, एक्टिव इम्यूनिटी। शायद अगले आपको चैप्टर मतलब मॉडल सेट 1 या 5 में 4 में आपको ये बतलाए होंगे। तो 10 का ए नंबर, 10 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। कहता है 11 नंबर में कहता है कि चतुष्टय की कोशिकाओं में सूत्रगुणता क्या होती है। हम आपको यहां बता दें कि कह रहे हैं आपको क्या कि टेट्राड जो है तो उसमें जो है क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। टेट्राड मतलब चतुष्टय का बात बोल रहे हैं ना। ऐसे आमतौर पर आपको इस तरह समझाते हैं, परागकण होते हैं, तो जो परागकण जो होते हैं, तो परागकण की जो अवस्था होती है वो 4 होती है, इस तरह से। यहां पे भी 1 रहेगा, यहां में भी और ये भी। यहां पर आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, एक इनके पीछे है, 1 2 3 और एक उनके पीछे। ठीक है, तो 4 हो गया। तो इसी को कहते हैं चतुष्टय, इसी को चतुष्टय कहा जाता है और उसी को आप बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, तो टेट्रा ये परागकण है। ठीक है, और परागकण में गुणसूत्र की संख्या n होता है। क्या होता है बोले, n। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, n। तो वही यहां पर कहते हैं चतुष्टय की कोशिकाओं में सूत्र गुणता क्या होती है, मतलब आपको कह रहा है कि जो यहां पर आपको समझा दें कि परागकण में ही टेट्राड होता है और उस टेट्राड में जो है गुणसूत्र की संख्या कितना, तो n होता है। ठीक है, तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। 12 नंबर में कहता है कि दोहरे निषेचन में कौन सम्मिलित है। क्वेश्चन सवाल में दिया है कि डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, कह रहा है आपको कि दोहरे निषेचन में कौन सम्मिलित है। इनको पहले समझते हैं, पहले आपको थोड़ा बोलकर समझा रहे, उसके बाद आपको लिखकर समझाते हैं। पहले डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या, इनको पहले थोड़ा आप समझ लीजिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इस तरह से कि
जब निषेचन की डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो यहाँ पर दो चीजें होती है। पहला होता है निषेचन, फिर उसके बाद होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो निषेचन में क्या होता है आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। एक परागकण से दो नरयुग्मक का निर्माण होती है। जो बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन को पूरा इनका वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो में वहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं, या तो वहां पर देख लिए डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन वहां लिखा होगा, उनको पूरा वीडियो उनको देखिए। आपको कंप्लीट उनसे जो भी सवाल पूछा गया हो, आपका जो भी पूछा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन, वो सारा उसका आंसर वहां दिया गया है। आप एक बार देख लीजिए, वहां से डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करके इनका आंसर आपको बता देंगे, इतना बता देंगे जिससे आपको ये आसानी समझ में आ जाए। तो हम बोले हम आपको कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक, आपको पहले ही ध्यान में रख लीजिए, एक परागकण से दो नरयुग्मक का निर्माण होता है। कितना नरयुग्मक? दो, जिसमें से पहला नरयुग्मक जो है अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक, मादा युग्मक से संलयन होकर जो है वो युग्मनज बनाती है। क्या बनाती है? युग्मनज। तो यहाँ पर जो युग्मनज बना, इसी क्रिया को कहा जाता है निषेचन। लेकिन आगे चलकर जो दूसरा नरयुग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है, और द्वितीयक केंद्रक से जब संलयन करते हैं तो वहां पर जो संलयन किया तो संलयन से बनाते हैं वहां पर भ्रूणपोष, और वो जो भ्रूणपोष रहता है उनकी जो क्रोमोसोम नंबर 3n होता है, तो उसी को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। ठीक है, तो पहले जो हुआ वो निषेचन, और उसके बाद क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। तो जो पहले जो नरयुग्मक और मादा युग्मक जो मिला उसी को कहा जाता है, उसी को कहा गया कि यहाँ पर जो है संलयन हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन क्रिया एक बार हुआ, और यहाँ पर जो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, यहाँ पर जो भ्रूणपोष नहीं, द्वितीयक केंद्रक से जो नरयुग्मक संलयन करके जो बना उससे भ्रूणपोष बना। तो यहाँ पर जो भ्रूणपोष बना, जो त्रिसंलयन की क्रिया हुआ, तो ये भी एक प्रकार का वैज्ञानिक निषेचन समझती है। तो यहाँ पर निषेचन दो बार हुआ, तो इसी को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। आपको इस तरह चित्र में थोड़ा समझा रहे हैं, इससे आपको थोड़ा आसानी होगा। हम आपको पहले इसलिए थोड़ा बके जिनसे आपको एक बार याद आ जाए, आज जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े उनको थोड़ा समझाते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको चैप्टर 2 में आपके सर आपको बताए होंगे। यह हम घड़ा नहीं बना रहे हैं, ये पुष्प का मादा जननांग का चित्र है जिसको कार्पेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर में ये चित्र में जो देख रहे हैं, ये यहां पर जो है ये तीनों एंटीपोडल सेल। ठीक है, यहां बीच में अंड कोशिका, दोनों के बगल में साइनर्जीड कोशिका। ठीक है, बीच में ये लंबोबला अंड कोशिका है, ये बीच वाला ये हो गया अंड कोशिका, एक सेल बोलते हैं, एक सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर n, इसी को कहा जाता है मादा युग्मक या अंड कोशिका, इसमें क्रोमोसोम नंबर n होता है। ठीक है, देखिए यहां पर बहुत सारे परागकण गिरते हैं, बहुत सारे परागकण गिरते हैं, लेकिन इनमें से जर्मिनेट करके नीचे तक कोई एक ही जाएंगे। ये परागकण है, इसमें से ये जर्मिनेट करके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं अपना पोलन ट्यूब, परागनली, लेकिन वो अंदर गहराई तक नहीं जा पाता। ठीक है, लेकिन कोई एक ताकतवर जो परागकण है वो इनसे जो निकलने वाले जो पोलन ट्यूब है वो आसानी से जो है वो साइनर्जीड कोशिका से होते हुए प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि जो परागनली है, ये परागनली हो गया, पोलन ट्यूब जिसको आप बोले परागनली। ठीक है, तो ये परागनली जो के नीचे तरफ जो आके किससे प्रवेश करता है? भ्रूणकोश में। तो भ्रूणकोश में पड़ता है साइनर्जीड कोशिका से, दोनों जो बॉडीगार्ड वाला सेल साइनर्जीड, और यहां पर है ये द्वितीयक केंद्रक, इसी के बारे में बात कर रहे थे, द्वितीयक, जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 2 है। आइए, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप हम पर विश्वास रखें। देखिए अब आपको थोड़ा बात जो बता उसे ध्यान, हम बोले थे आपको कि एक परागकण से दो नरयुग्मक का निर्माण हो। देखिए यहाँ पर दो नरयुग्मक नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो नरयुग्मक जो है वो नीचे तरफ बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, यहां से प्रवेश कर गया। ठीक है,
तो यहां पर एक नरयुग्मक आया और एक नरयुग्मक यहां आया, तो पहला नरयुग्मक इस अंड कोशिका से मिलेंगे। तो नरयुग्मक में क्रोमोसोम, ये जो दोनों जो नरयुग्मक है, तो नरयुग्मक में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो नरयुग्मक में भी n होता है, ठीक है। तो पहला नरयुग्मक जो है इस एक सेल से यानी मादा युग्मक से संलयन होता है। तो इनसे जो संलयन किया, इसी क्रिया को कहा जाता है निषेचन, ठीक है। इसी क्रिया को निषेचन, हाँ, या तो इसी को युग्मक संलयन बोल सकते हैं, या तो फिर सैनगेमी, क्या बोलते हैं इसको, सैनगेमी, उसी को बोलते हैं आप सैनगेमी, सैनगेमी, सॉरी सैनगेमी, SYN, सैनगेमी, ठीक है। तो ये दोनों संलयन किया, ठीक है। अब प्लस देखिए, इसी को बोलते हैं युग्मक, युग्मक संलयन, आइए ध्यान दीजिए हिंदी में, युग्मक संलयन। तो नरयुग्मक पहला हो गया नरयुग्मक, और ये वही नरयुग्मक ये आ रहे हैं जो ये है नरयुग्मक, और ये हो गया मादा युग्मक, एक सेल को ही मादा युग्मक कहता है। तो नरयुग्मक और मादा युग्मक संलयन क्या, संलयन करके क्या बनाएगा, तो युग्मनज बनाएगा, सॉरी हाँ युग्मनज जैगोट बनाएगा। अब आगे चलिए क्या हो गया, ये जो द्वितीयक मतलब दूसरा नरयुग्मक जो है, और किससे संलयन कर रहे हैं, द्वितीयक से, द्वितीयक केंद्रक से। जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करते हैं तो इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्या कहते हैं इसे, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। मतलब इसी को हिंदी में कहते हैं त्रिसंलयन, ठीक है, त्रिसंलयन। ये त्रिसंलयन से क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, जिसको अंग्रेजी में एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों क्रिया जुड़ जाता है तो इसी को कहा जाता है द्विनिषेचन, या तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो मतलब युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन, ये दोनों मिल जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो द्विनिषेचन। वही कह रहा था कि दोहरे निषेचन में कौन सम्मिलित है, तो दोहरा निषेचन में कौन है, तो युग्मक संलयन और प्लस में क्या बोले त्रिसंलयन, ये दोनों मिला हुआ, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 12 का, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें। कहता है कि अंड जनन की शुरुआत किस अवस्था में होती है, वही कह रहा है कि अंड जनन की जो अंडाणु जनन की जो है इनकी शुरुआत, अब ये ऑप्शन के आधार पर होना चाहिए, ऑप्शन के आधार पर आपको मारना है। ऐसे अंड जनन की शुरुआती तो भ्रूणीय अवस्था से ही शुरू हो जाती है ना, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिया है, कहता ऑप्शन है जन्म से पहले, जन्म के बाद, ध्यान दीजिएगा, जन्म से पहले, जन्म के बाद, परिपक्वता के समय और परिपक्वता के बाद। वही कह रहे हैं कि oogenesis, अंड जनन की शुरुआत किस अवस्था में होती है। ऑप्शन ए में दिया है जन्म से पहले, ऑप्शन बी में दिया है जन्म के बाद, ऑप्शन सी में परिपक्वता के समय, ऑप्शन डी में दिया है परिपक्वता के बाद, जी परिपक्वता के बाद। तो 13 नंबर का डी नंबर, 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, परिपक्वता के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्वेश्चन में क्या करें जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बता दे। कहता है क्या कि किसी भी गुण का कोई भी प्रॉपर्टी जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो एक क्रिया क्या कहलाता है, तो इसी को वंशागति, हेरिडिटी, या तो फिर आप किनको क्या बोल सकते हैं, इन्हीं को आप बोल सकते हैं अनुवांशिकता, हेरिडिटी, सॉरी पहले हम आपको वंशागति को कहते हैं इनहेरिटेंस, वंशागति को इनहेरिटेंस कहते हैं, और अनुवांशिकता जिसको हेरिडिटी कहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं ये इनहेरिटेंस और हेरिडिटी होता क्या है। हम आपको बोले तो इनहेरिटेंस का भी मतलब वही होता है और हेरिडिटी का भी मतलब वही होता है, जिसको इनहेरिटेंस को हिंदी में वंशागति कहा गया है, लेकिन हेरिडिटी को बोले अनुवांशिकता, इसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। दोनों का मतलब एक ही चीज है
कि गुण का जो है माँ बाप का गुण उसके बच्चा बुतरू में पहुंचना, इसी को अनुवांशिकता कहते हैं कि माता पिता के गुण का उसके संतान तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। इसी को हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दो उसी को भी कहा जाता है वंशागति, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाना उसी को इनहेरिटेंस या उसी को वंशागति कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही चीज होता है, लेकिन यहां पर आपको इनहेरिटेंस भी ऑप्शन में दिया गया है, अनुवांशिकता भी ऑप्शन में दिया गया है, ये दोनों ऑप्शन में है, जबकि दोनों सही है। आप बताइए आप क्या मारेंगे? तो हम इसलिए आपको बोले कि जैकबोट इज पगला बोट। पहले भी एक क्वेश्चन में देखा, ऑप्शन कुछ और दे दिया, दो ऑप्शन दे दिया, जबकि वो उनमें उचित नहीं था। वो तो दिया है तो उनको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हम आपको वीडियो में बता दें कि ओरिजिनल बात है क्या है। उनको दोनों एक ही चीज है, जबकि ये दोनों नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इनमें आपको चुनने के लिए बोला, चूंकि वंशागति का इस्तेमाल ज्यादा इसमें नहीं किया गया है, अनुवांशिकता का किया गया है। हेरिडिटी, माता पिता के गुण उसके संतान तक पहुंचाना, अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाती है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी पर आपको दर्शा देने के लिए बोल रहा है 14 का भी, लेकिन आपको दोनों का मतलब एक ही चीज होता है, 14 का भी। 14 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं? कहता निम्न में से किसमें 1:1 का अनुपात देखने को मिलता है? कहता है निम्न में से किसमें 1:1 का अनुपात देखने को मिलता है? ऑप्शन ए में दिया है सेक्स लिंक्ड, मतलब लिंग संलग्न रोग, ऑप्शन बी में बैक क्रॉस, ऑप्शन सी में टेस्ट क्रॉस, और ऑप्शन डी में द्विसंकर। तो आपको बता दें टेस्ट क्रॉस में आपको बोले थे कि टेस्ट क्रॉस में जो है आपका F1 फ्री क्या सॉरी इसमें जो है आपको जो मिलेंगे, इसमें जो अनुपात वह 1:1 ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपको हम टेस्ट क्रॉस में परिभाषा बोले थे कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को उसके रिसेसिव के साथ क्रॉस कराई जाती है तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। इनमें जो अनुपात मिलेंगे वो क्या होगा? 1:1। आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं जिससे आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को उसके रिसेसिव से क्रॉस कराई जाती है, तो हम यहां पर बोलना चाहेंगे आपको कि F1 तो मेंडल का जो एक संकर क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, तो इसमें F1 क्या था? तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस क्या गया? रिसेसिव से। रिसेसिव मतलब हो गया अप्रभाविता, है ना, सॉरी अप्रभावी, क्या बोले, एक होता प्रभावी, एक होता अप्रभावी। तो अप्रभावी में कौन था? स्मॉल टी, ठीक है। आइए इनका जब गैमीट करेंगे तो ये गैमीट नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। और जब इनमें करेंगे तो दोनों स्मॉल टी है तो गैमीट बन जाएंगे, ठीक है। चलाइए, तो एक बार कैपिटल टी को स्मॉल टी से करते हैं, क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, पौधा क्या हो जाएगा? ये टॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब जब स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? स्मॉल टी, और ये पौधा क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा, मतलब ये बोनो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जब इसका फिनोटाइपिक निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है बाहरी लक्षण, बाहरी कैरेक्टर। तो यहाँ देख रहे एक पौधा लंबा है और एक पौधा बौना है, तो बाहरी कैरेक्टर हम देख सकते हैं कि एक पौधा लंबा है, एक पौधा बौना है। तो बाहरी पौधा लंबा के 1:2, बौना पौधा कितना 1, तो वही बोले 1:1। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो का लिए, जीनोटाइपिक रेशियो, आइए जीनोटाइपिक रेशियो में क्या बोलेंगे? तो इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये वाला कितना है? एक ही है, 1:2। और स्मॉल टी वाला कितना? एक ही है, तो ये हो गया। तो ये हो गया फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। तो दोनों में देखिए इसका क्या रेशियो? 1:1 ही आता है। तो वो किस में होता है? तो टेस्ट क्रॉस में, ठीक है। तो इनमें जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है उनका जो आंसर हो जाएंगे वो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। वो क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 16 का। कहता है कि यदि कोडिंग रज्जु 5-ATGCAT
3 हो तो मैसेंजर आने पर इसका अनुक्रम क्या होगा। आइए देखिए, यहां पर हमको डीएनए का पहले टुकड़े का दिया हुआ है, फिर उनको कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया हुआ है 5' एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर थायमिन, फिर 3' दिया। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है कि इनके बदले में क्या होगा, उनको चुनिए। ठीक है, आइए देखते हैं चुनकर इनको और समझते हैं कि क्या है, क्या होगा इनका। ठीक है, तो देखिए, तो इनका हो जाएगा ये अपोजिट में एडेनिन। तो यहां पर ये तो डीएनए का पार्ट था, देखिए डीएनए। अब लेकिन दर्शाने यहां पर आरएनए में बोल रहे हैं, तो एडेनिन जो जुड़ा रहता है वो थायमिन के साथ। और हम आपको बता दें यहां पर आरएनए में थायमिन नहीं, मैसेंजर आरएनए के बारे में बोला है, तो मैसेंजर आरएनए में तो थायमिन होगा नहीं, वहां पर क्या हो जाएगा, यूरासिल। अब देखिए ऊपर में थायमिन है, तो थायमिन किससे जुड़ा रहेगा, अगर उसमें थायमिन है तो एडेनिन हो जाएगा। फिर ये ग्वानिन है, तो ग्वानिन किससे जुड़ा था, साइटोसिन से, साइटोसिन किससे, ग्वानिन से, फिर एडेनिन, तो एडेनिन से जुड़ा था थायमिन। चूंकि आरएनए में थायमिन नहीं होके वहां होता है यूरासिल। ठीक है, और फिर थायमिन, तो फिर एडेनिन, ये होगा UACGUA। अब ऑप्शन मिलाते हैं, यू कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं, जबकि इसका आंसर ये होगा, ये चीज होगा, इसका ऑप्शन ही दिया है नहीं है। ठीक है, आपको बता दें इसका ऑप्शन ये होगा, जो कि आपके आंसर में नहीं है। इसमें किसी को मार नहीं सकते, ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 17 का बात करते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन आप पे बात कर रहे थे, जिसका आंसर ये होगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है डीएनए में अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं। आपको कह रहा है कि डीएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, तो डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं उसमें कितनी यूनिट होती है, कितनी इकाई होती है। तो आपको बता दें 3 इकाई होती है। क्या क्या, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चर जीन होता है, और क्या हो जाएगा उनमें, तो टर्मिनेटर हो जाता है। क्या क्या, तो आपको सवाल में क्या, डीएनए में अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं, तो डीएनए में अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। क्या क्या, प्रोमोटर हो जाएगा, स्ट्रक्चर जीन हो जाएगा, और टर्मिनेटर हो जाएगा। ये 3 चीज होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको 3 इकाई इसको बोलते हैं। 17 का आंसर सी, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि फेनाइलकीटोनूरिया, एक बार फिर से कहता है कि फेनाइलकीटोनूरिया है, क्या है ये, तो आपको बताते हैं, इनको अच्छा समझ लीजिए। कहता है कि इंक क्रोमोसोम अप्रभावी, यहां पर बोल रहा है ऑटोजोमल रिसेसिव जी। ऑप्शन बी में कहता है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑप्शन सी में लिंग संलग्न अप्रभाविता, मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑप्शन डी में कहते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। आपको बता दें ये जो फेनाइलकीटोनूरिया है, ये होते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव होते हैं। क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव, मतलब ऑलिंग क्रोमोजोम अप्रभावी। तो 18 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 18 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा बात कर रहे हैं। 19 नंबर में क्या कहते हैं कि एक आरएनए अणु में, जरा ध्यान सुनिएगा, कहता है एक आरएनए अणु में थायमिन को किस क्षार के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक बार फिर से कहता है कि एक आरएनए अणु में थायमिन को किस क्षार के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए हम आपको भी तुरंत बताएं कि डीएनए में जो है क्या मिलेंगे, एडेनिन मिलता है, एडेनिन जुड़ा रहता है थायमिन के साथ में, और एक आरएनए में एडेनिन जुड़ा रहता है यूरासिल के साथ में। जरा ध्यान दीजिएगा, तो जो ये डीएनए होते हैं, तो डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल। तो ये जो यूरासिल जो है, यू जो है यूरासिल, वो आरएनए में क्या करता है, आरएनए में थायमिन को हटा देता है और उसके स्थान में यूरासिल बैठ जाता है, मतलब यूरासिल उसको प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इनमें आपका ऑप्शन ए में दिया ग्वानिन, ऑप्शन बी में एडेनिन, ऑप्शन सी में साइटोसिन, ऑप्शन डी में क्या, यूरासिल। तो यहां पर जो है 9 का क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। ये उनको इस थायमिन, यूरासिल क्या कर थायमिन को हटा देते हैं। तो आपके जो 19 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन
सा रोग एक यौन संचालित रोग है? कहता है निम्न में से कौन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? कहते हैं निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? ऑप्शन ए में कहता है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी में कहता है कहता है निम्न में से कौन सा रोग एक यौन संचालित रोग नहीं है? कह रहा नहीं है, इनमें कौन सा रोग यौन संचालित रोग नहीं है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, जी बिल्कुल। गनोरिया भी है, सिफिलिस भी है। ऑप्शन सी में टाइफाइड, जी टाइफाइड यौन संचालित रोग नहीं है। तो 20 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है कि नर का नसबंदी क्या कहलाता है? आपको बताए थे कि पुरुष नसबंदी को अंग्रेजी में कहा जाता है भाषक्टोमी। क्या कहता है अंग्रेजी? भाषक्टोमी। और स्त्री नसबंदी को अंग्रेजी में कहता है ट्यूबक्टोमी। स्त्री नसबंदी को ट्यूबक्टोमी और पुरुष नसबंदी को कहा जाता है भाषक्टोमी। तो 21 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। तो 21 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, जिसको भाषक्टोमी कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या कहता है? यदि एक से अधिक स्त्री केसर हो और आपस में जुड़े हो, जब एक से अधिक स्त्री केसर आपस में जुड़ा हुआ तो उसे सिंह कार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिंह कार्पस। युक्त अंडपी। क्या कहते हैं इसे? युक्तांडपी। क्या कहते हैं इसे? युक्तांडपी। इसको सिंह कार्पस कहते हैं। इसी जाने सिंह कार्पस मतलब इसमें जब बहुत सारा स्त्री केसर मतलब मादा जनक, जब पुष्प में बहुत सारा जब स्त्री केसर आपस में सटा हुआ चिपका हुआ रहता है तो उसी को सिंह कार्पस कहते हैं, युक्तांडपी। मतलब 22 का डी नंबर। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन सा हार्मोन लीडिंग कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो आपको बता दें लीडिंग कोशिका जो है, इस लीडिंग कोशिका से एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन नामक हार्मोन क्या होता है? स्रावित होती है। ठीक है। जो जन्म कोशिका को क्या करता है? मदद करती है। चलिए, तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा, एंड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है निम्न में से कौन सा गोनाडोट्रोपिन का एक उदाहरण है? तो गोनाडोट्रोपिन के अंतर्गत आता है एलएच, एफएसएच, ये सबके सब जो है गोनाडोट्रोपिन है। ठीक है। तो कहता है निम्न में से कौन सा गोनाडोट्रोपिन के उदाहरण है? तो बोलेंगे एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या है? गोनाडोट्रोपिन का एक उदाहरण है। तो 24 नंबर का ये हो जाएगा। 24 नंबर का भी आंसर क्या होगा? ए नंबर। 24 का आंसर ए नंबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कहते कि अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय निम्न में से क्या कहलाता है? आपको बता दें, आपको न्यूसेलस याद होगा। जब आपको हम बीजांड पढ़ाए थे तो बीजांड में आपको बताए थे कि बीजांड के अंदर में इस तरह के जो आपको फुटबॉल की तरह संरचना आपको बनाए थे, है ना? ये जो है बीजांड में जो है इस तरह फुटबॉल की तरह संरचना आपको बनाए थे, इसी को कहा जाता है न्यूसेलस। तो कहता है न्यूसेलस का जो बचा हुआ भाग रहता है, इसी में आपको बताया था, है ना? इसका जो बचा हुआ भाग रहता है उस भाग को क्या कहते हैं? तो इसके बचे हुए भाग को पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहता है? पेरिस्पर्म, है ना? क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। हिंदी में इसको परिभ्रूण पोष कहते हैं। ठीक है। तो 25 नंबर ये शेष बचा हुआ पेरिस्पर्म कहते हैं। तो आपका 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्पर्म हो जाएगा। ठीक है। परिभ्रूण पोष। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 क्या कहता है जरा समझिएगा। 26 नंबर में कहता है एक प्रोटीन डैश का बना होता है। आपको बता दें प्रोटीन जो है वो प्रोटीन जो बनाता है वो एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बनाता है? एमिनो एसिड। देखिए क्या कहता है? एमिनो एसिड के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है। ऐसे आमतौर पर आपको बताते हैं जैसे हमारे बॉडी बना है किसका? तो प्रोटीन का बना हुआ है। तो जब हमारे शरीर पर जब बैक्टीरिया आते हैं, जब हम लोग मान ले किसी भी जीव जंतु की जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो प्रोटीन का बना हुआ है। मरने के बाद उनके शरीर पर सूक्ष्म बैक्टीरिया कवक आएंगे और वो उनको अपघटित करेंगे किसमें? तो प्रोटीन है। प्रोटीन को बदलेंगे एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड को फिर अमोनिया में, अमोनिया से फिर नाइट्रोजन, इस तरह से वो वातावरण में विलीन हो जाता है। तो वही कह रहा है आपको सवाल में कि एक प्रोटीन डैश का बना होता है। तो प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड का। तो 26 नंबर का डी आंसर होगा। 26 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 27 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण क्या करे? इतना साधारण। कहता है क्या? डीएनए से, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बोले थे डीएनए से जब मैसेंजर न बनेगा इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में क्या कह रहे हैं आपको कि 70S और 80S में S का प्रयोग। सबसे पहले 70S और 80S क्या होता है आपको बता दें। जो राइबोसोम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये 70S प्रकार, एक 80S प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम दो प्रकार के, एक 70S एक 80S प्रकार के। तो यहाँ पर S जो किसको सूचित करते हैं? तो आप सर ए में आकार को जी इसको भी करते हैं, आकार को भी करते हैं। डेंसिटी घनत्व को करते हैं। ऑप्शन सी में सेडिमेंटेंस
कोफिसिस्ट इसको भी करता है, जी बिल्कुल इनको भी करता है, मतलब ये तीनों को करते हैं, ऑल ऑफ द मतलब ये तीनों हो जाएगा। तो 28 नंबर का जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक डीएनए का वह भाग या खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कुटलेखन करता है क्या करता है। फिर से कहता है कि एक डीएनए का वह भाग जो पॉलीपेप्टाइड का कुटलेखन करता है क्या कहलाता है, उसी को कहते हैं सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं, इस हिंदी में कहता है संपार। एक बार फिर से कहता है कि एक डीएनए का वह भाग जो पॉलीपेप्टाइड का कुटलेखन करता है सिस्ट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाती है। तो 29 का ए नंबर, 29 का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। 29 का ए क्वेश्चन नंबर जो है 30। अब 30 नंबर जरा सुनिएगा क्या कहते हैं क्वेश्चन में। कहता है कि आनुवांशिक जो कूट होते हैं, आनुवांशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकूट होते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो कोडॉन जो होते हैं वो 64 प्रकार के कोडॉन होते हैं, प्रकूट जिसको बोले। तो यहां पर जो कोडॉन जो 64 प्रकार के हुए, क्यों 64 प्रकार के होते हैं, ये सवाल है आपका। ऑप्शन में दिया, एक कोशिका में 64 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, इन प्रकूटों में से 44 प्रकूट अर्थहीन जबकि 20 प्रकूट किसी न किसी अमीनो अम्ल को कूटित करते हैं। ऑप्शन सी, कुल मिलाकर 64 अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें कटित करना होता है। ऑप्शन डी, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। कहता आनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग हमेशा देखे होंगे कोडॉन जो होते हैं वो 3 बेस को लेकर मिले बने होते हैं, 3 बेस को हमेशा, जैसे UGA UUU, मतलब 3 बेस मिल जाएगा वो कोडॉन कहलाएगा। ठीक है। तो आपका जो यहां पर जो होगा वो आनुवांशिक कूट त्रिक होते इसलिए होता है। तो 30 नंबर का डी आंसर होगा। 30 का आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं निम्न में से कौन सा कूट टर्मिनेशन कोडॉन को प्रदर्शित करता है। आपको हम बता दें, टर्मिनेशन जो कोडॉन होते हैं, टर्मिनेशन जो कोडॉन वो जो प्रदर्शित करेंगे वो UAG और UGA, ये तीनों प्रकार के जो कोडॉन है उसको प्रदर्शित करता है। क्या क्या बोले, UAA, UAG और UGA, ये तीनों प्रकार के। तो यहां पर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है UGA, ऑप्शन बी में AUG, ऑप्शन सी में GUA, ऑप्शन डी में GGG। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, UGA होगा। ठीक है। तो आपको बता दें टर्मिनेशन जो कोडॉन होते हैं उसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो क्या है UGA। इसके अलावा और भी कोडॉन होते हैं, क्या होता है UAG टर्मिनेशन कोडॉन का, और आपको बता दें UGA। ये तीनों कोडॉन जो होते हैं वो टर्मिनेशन कोडॉन का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 जरा ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर में क्या कहता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, कहता है कि प्रतिकृति के समय, मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन के समय में होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए, डीएनए के दोनों रज्जु एक साथ पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन बी, डीएनए के दोनों रज्जु एक साथ पृथक नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, डीएनए की संख्या द्विगुणित हो जाती है। ऑप्शन डी कहता है डीएनए की संख्या आधी रह जाती है। कहता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के समय क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ए नंबर में कहा डीएनए के दोनों रज्जु एक साथ पृथक हो जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी, डीएनए के दोनों रज्जु का एक साथ पृथक नहीं होते हैं, रेप्लिकेशन के समय का बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी में डीएनए की संख्या दुगुनी हो जाती है। ऑप्शन डी, डीएनए की संख्या आधी क्या हो जाती है। तो आपको बता दें प्रतिकृति के समय, मतलब रेप्लिकेशन के समय डीएनए की जो है दोनों रज्जु जो है एक साथ पृथक हो जाती है। रेप्लिकेशन के समय, रेप्लिकेशन पूर्ण होंगे तो दो डीएनए बनते हैं। रेप्लिकेशन होने के बाद, मतलब रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ तो 2 डीएनए बन जाएगा, लेकिन रेप्लिकेशन के समय में डीएनए का दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब पृथक हो जाते हैं। तो 32 का आंसर ये होगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि लीडिंग
रज्जु तथा लैगिंग रज्जु। यहां पर बात करें लीडिंग स्ट्रैंड का और लैगिंग स्ट्रैंड का। कहता है क्या, लीडिंग रज्जु तथा लैगिंग रज्जु के रूप में डीएनए के नव संश्लेषित रज्जुओं का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको यहाँ पर ज्यादा बहस न करते हुए हम आपको डायरेक्ट बोल देते हैं कि जो लीडिंग रज्जु होता है, मतलब लीडिंग स्ट्रैंड और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है यह सतत प्रतिकृति होती है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है यह असतत प्रतिकृति होती है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, लीडिंग जो स्ट्रैंड होता है, मतलब लीडिंग रज्जु जो होती है वो क्या होता है, तो ये कंटिन्यूअस होता है, बात समझे। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो उसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होते हैं। वही हम बोले आपको कि जो लीडिंग रज्जु जो होती है वो सतत प्रतिकृति इसमें होती है, और लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो होते हैं वो असतत प्रतिकृति होती है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 33 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि पराग कणों का किसी पौधे के पुंकेसर से किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। फिर से कहते हैं पराग कणों का किसी पौधे के पुंकेसर से किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसी को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागन। तो परपरागन का एक और नाम है परनिषेचन, उसी को कहते हैं जीनोगेमी। क्या कहते हैं इसे, जीनोगेमी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है सजातीय पुष्पीय परागन, बी नंबर ऑटोगेमी मतलब स्वयं युग्मन परागन, ऑप्शन सी में जीनोगेमी परनिषेचन, और डी फर्टिलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर जीनोगेमी, उसी को पर परागन का दूसरा नाम है। तो सी नंबर 34 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 का बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर में कहता है आपका बिना निषेचन के तैयार फल। तो बिना निषेचन के तैयार फल को अनिषेक फलन, उसी को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं ना। बिना निषेचन जो है, बिना निषेचन के फल का विकास हो जाना अनिषेक फलन कहलाती है, ये उसी को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो 35 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर है मेरे दोस्त। आप लोगों का जो मॉडल सेट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जरूरी बात यह, आप सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है। आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी कल्याण होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्त अगले वीडियो में।